Okay. यस। So, non-cyclic photosphorylation में ATP is like there's ATP produced with the energy from light, which involves PS1 and PS2 both of them. हम्म। And इसके अंदर आपके पास NADPH भी produce होता है. And other than that, in the photolysis of water, photosystem 2 के अंदर there's a water splitting enzyme जिसके अंदर there's something called as the oxygen evolving complex, which catalyzes the breakdown of water using energy from light. Yeah. यस। गुड। और इसके अंदर ये दोनों जो इन्वॉल्व होते हैं इनमें क्या होता है बीच में एक और काम, दोनों से एक एक लाइट जब एब्जॉर्ब हुई थी दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था। फोटो सिस्टम वन को तो टू से मिल जाता है, टू को फिर कहाँ से मिलता है? Wait. वो जो शुरू में फोटोलिसिस हुआ था उसमें एक ये भी तो आया था, ठीक है, तो उसको Hmm. फोटोलिसिस वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। गॉट इट? Yes. गुड है। ठीक है, यू नीड टू रिवाइज अगेन और इसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिख के आना। साइक्लिक क्या है जिसमें सिर्फ PS1 होता है, और नॉन साइक्लिक क्या है। Today we'll be starting off with the light independent stage of photosynthesis. In this stage, the ATP and the reduced NADP from light dependent stage are used to convert carbon dioxide to carbohydrate। क्योंकि आपने पूछा नहीं फोटोसिंथेसिस में एंड पे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जिसको एंड पे हम एज अ स्टार्च या सुक्रोज स्टोर करते हैं। अब याद रखें जो आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल ऑफ इट, मुझे पूरा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, व्हाई इज इट नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, दोनों का पूरा पूरा डायग्राम, दोनों के पैराग्राफ्स भी चाहिए। अब ये आपके पास एक प्रोडक्ट हो गया, रिड्यूस्ड एनएडीपी, और यहाँ से आपके पास दूसरा प्रोडक्ट आया एटीपी। ये पहला प्रोडक्ट था और ये दूसरा प्रोडक्ट था जो आपके पास कहाँ पे बन गया, इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब वो जो एटीपी एंड रिड्यूस्ड एनएडीपी या एनएडीपीएच बोल लो उसको, वो अब कहाँ यूज होगा, इन द इंडिपेंडेंट स्टेज, जहां पे वी आर गोइंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। एंड दीज रिएक्शंस ऑल टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज स्ट्रोमा? द ओवरऑल स्पेस या जो साइटोप्लाज्म होता है क्लोरोप्लास्ट का। एंड दे आर नोन एज द कैल्विन साइकिल आफ्टर मेल्विन कैल्विन, हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू वर्क आउट द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। दिस स्टेज डज नॉट इन itself रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम लाइट। ये खुद एनर्जी रिक्वायर नहीं करेगा फ्रॉम लाइट क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी हो चुका है। इट कैन टेक प्लेस आइदर इन लाइट और इन डार्कनेस, हाउएवर इट डज नीड इनपुट्स फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट स्टेज। डायरेक्टली लाइट नहीं यूज करा, लेकिन आपकी जो लाइट डिपेंडेंट स्टेज हो चुकी है पहले साइक्लिक नॉन साइक्लिक, उधर से जो इनपुट्स आए थे वो यूज होगा। और ऐसा भी नहीं कि पूरा टाइम आप इसको अंधेरे में रख दो, थोड़ी बहुत उसकी फिर तो सप्लाईज रन आउट हो जाएंगी, उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए कहीं से। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट, माना लाइट नहीं यूज कर रहा, बट इट इज गोइंग टू रिक्वायर द इनपुट्स दैट वर देयर इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एज वेल। तो यहाँ पे एक साइकिल आएगी विच वी कॉल एज द कैल्विन साइकिल, जैसे क्रेब्स साइकिल थी, ये थोड़ी सी और बुरी है जिसको हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद अ 5 कार्बन कंपाउंड नोन एज राइबोलोज बाइफॉस्फेट RuBP। सबसे पहले ये जो RuBP है, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड एंड इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ 1 कार्बन कंपाउंड। अब जब ये 5 कार्बन और ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन मिलेंगे तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना देंगे, जिसके टोटल कार्बन कितने होंगे, 6। इतना याद हो गया हमें। दिस रिएक्शन Mhm. इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम आपके पास स्ट्रोमा के अंदर पड़ा होता है। स्ट्रोमा के अंदर ये रुबिस्को एंजाइम का काम ही ये होता है कि वो ये कैटलाइज करे रिएक्शन विच इज RuBP प्लस CO2 का सारा याद रखना। और ये जो Mhm. आपके पास एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बीच में बनता है, और ये जो 6 कार्बन वाला अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है ये बाद में दो 3 3 कार्बन वाले में डिवाइड हो जाएगा खुद ही से, विच वी कॉल एज 2 ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। इस तरह के दो बन जाते हैं, दो क्या बन जाते हैं, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, वी ऑल्सो कॉल इट GP। द कार्बन डाइऑक्साइड इज नाउ साइड टू बी फिक्स्ड। फिक्स्ड का क्या मतलब होता है, जैसे आपको याद है व्हाट वाज नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, वो कौन से होते थे जो Don't यूज कर know. लेते थे, सराउंडिंग से Mhm. नाइट्रोजन को फिक्स करके कन्वर्ट कर देते थे। तो हम इस स्टेज को कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी कहते हैं, कि हमने एनवायरनमेंट से इसको रिमूव कर दिया। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमने उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके यूज कर लिए कहीं, और हमने उसको एक प्लांट सेल का पार्ट बना लिए, किस चीज में कन्वर्ट करके, GP में, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट में।
उसके बाद इसके साथ क्या होता है, रिड्यूस्ड एनएडीपी कन्वर्ट्स टू एनएडीपी, और एटीपी breaks down into ADP and phosphate to produce two molecules of triose phosphate, जिसको हम TP कहते हैं। और इसके बाद आपके पास मजीद ATP यूज होगा, broken down to ADP, और वापस से आपकी ये साइकिल चलती जाएगी। नाउ आई विल मेक इट अगेन, और बस याद करने वाली चीज है, एंड देयर इज नथिंग एल्स इन इट, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, आपके पास CO2 है, ठीक है, और आपके पास ये RuBP है, ठीक है। इन्होंने इसके साथ रिएक्ट किया और क्या प्रोड्यूस कर दिया, सबसे पहले एक 6 कार्बन कंपाउंड, वी डोंट वांट टू नो इट्स नेम। ये 6 कार्बन कंपाउंड फिर ब्रेक डाउन होगा इनटू 3 3 वाले GP। कार्बन कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं जीपी। गुड, ठीक है। GP। उसके बाद ये जीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टीपी। ये जीपी भी दो ही बने, और ये टीपी भी दो ही बने। और ये टीपी कैसे बना है, जब आपके पास एटीपी ब्रेक डाउन हुआ था, एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ था, बना नहीं था, यूज हुआ था, तो उलट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू एडीपी एंड 1 फॉस्फेट, और आपके पास हाइड्रोजन भी यूज हो जाएगी। रिड्यूस्ड एनएडीपी क्या होता है, मतलब कि वो एनएडीपीएच था, हम्म। एनएडीपीएच था, और वो अब कन्वर्ट हो गया एनएडीपी में, मतलब कि उसको हमने क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया हमने, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, और वो आपके पास 2 × TP बन गया था। एंड दैट इज हाउ आगे मजीद दोबारा से आपके पास एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, एंड इट्स गोइंग टू कम बैक टू RuBP। सिंपल मेमोराइजेशन, कार्बन्स की बात कर ले ओके। अगर, RuBP वॉज अ 5 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन था, मिलके बना लिए 6 कार्बन, 6 कार्बन डिवाइड हुआ 3 3 में, यही 3 3 वाला भी, ये ट्रायोस फॉस्फेट भी 3 3 वाले ही दो बने थे। सिंपल, क्लियर है। हम्म। हम्म। याद करना है, बनाना है, एक दफा कॉपी में मुझे प्यारी सी पिक्चर भेजनी है बना के, और वो बस खत्म। जीपी इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, but the next step converts it to one, because energy from ATP and hydrogen from reduced NADP, both made in the light dependent stage, are used to reduce GP to phosphorylated TP as well। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बना है, ठीक है, they are used to regenerate the RuBP as well, दोबारा सॉरी कैल्विन साइकिल चलती रहती है। Now, this process requires more ATP to be used, and the rest of the triose phosphate 1/6 are used to the molecules। अब आप पूछो, अगर ये चलता जा रहा है फिर निकाल क्या रहे हैं हम इधर से, निकाल हम आपके पास लेट्स से अगर ये 6 प्रोड्यूस हुए हैं ना, हम इसमें से एक निकाल लेंगे, और बाकी जो 5 होंगे वो हम वापस इसको जनरेट करने भेज देंगे। फिर ये साइकिल चलेगी, 6 बनेंगे, उधर से एक और निकाल लेंगे, आगे बाकी 6 भेज देंगे दोबारा RuBP को बनाने के लिए। अभी जो 1/6 ट्रायोस फॉस्फेट प्लांट निकाल रहा है कैल्विन साइकिल से, बाकी आगे दोबारा भेज देता है, दे आर गोइंग टू कंडेंस टू फॉर्म हेक्सोज फॉस्फेट। कैन यू टेल मी व्हाट इज मेंट बाय हेक्सोसिस। There's like six carbons. गुड, और No, wait, हेक्सोसिस कौन six. से It होते हैं, just means तीन जो आपने six. पढ़े हैं, 3 हेक्सोसिस के नाम बताओ। So wait, I don't remember. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। Ah. Oh. Okay. These Yes. are used to produce starch for storage, sucrose for translocation। अब दो चीजों में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जो आपके पास हेक्सोस फॉस्फेट्स बने, हेक्सोसिस में अगर वो आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओनली इफ यू वांट टू स्टोर इट, स्टोर करना Hmm. स्टार्च बना दो। नहीं, अच्छा, अगर आपने ट्रांसलोकेट करना है उनको, तो वो स्टार्च नहीं होगा, फिर आप उसको किस चीज में कन्वर्ट करो, सुक्रोज में। व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, यही बताइए दो फिर। So याद नहीं है कुछ भी मुझे, please don't ask. आई मीन ट्रांसलोकेशन प्लांट्स में आपके पास लीव से लेके जो आप फ्रॉम द सोर्स टू सिंक मूव करते थे थ्रू द Yeah. फाइलम सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स वाली सारी, एक गंदा सा एक प्रोसेस था वो, ठीक है, जिसमें, To चलो ठीक है, नहीं जाते उधर। तो ट्रांसलोकेशन के लिए अगर आपने मूव करना है उस शुगर को जो आपने बनाया, तो सुक्रोज में कन्वर्ट कर दें, और अगर स्टोर करना है तो स्टार्च के अंदर, और अगर सेलुलोज में हो गया तो वो कहाँ जाएगा, इन मेकिंग ऑफ सेल वॉल्स। ये है, इस तरह प्लांट्स खाना बनाते हैं, ट्रू फोटोसिंथेसिस। बचपन से हमने पढ़ा क्या है कि जी CO2 है, पानी चाहिए, बनता क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, 7 ऑक्सीजन। किसी ने नहीं सोचा था ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या क्या होगा कैल्विन साइकिल में, किसने नहीं सोचा था इसका फोटोलिसिस होगा, और इसके जो 3 प्रोडक्ट होंगे फोटोलिसिस के, वो दो दो फॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व होंगे। किसी ने नहीं सोचा था इस कार्बोहाइड्रेट के 3 3 काम होंगे, स्टार्च, सुक्रोज और सेलुलोज के अलग अलग। और ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है फिर, somewhere.
हमने नहीं इनहेल करनी, हमारे पास नहीं आएगी। Oh yeah, it's the waste product. Yeah, अब yeah, yeah. हमें नहीं चाहिए मतलब ऑक्सीजन, ऑब्वियसली पौधे हमें एक चीज तो दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन है, तो ये ट्रांसपायरेशन में आपके पास आ जाइए। Plants can also produce all 20 of the naturally occurring amino acids as they need for photosynthesis. कुछ कार्बोहाइड्रेट आपने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कैन कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स एज वेल, जो कि आपको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। एंड देन यूजिंग अमोनियम आयन जो अमाइनो एसिड से निकलेंगे दे कैन, और ये अब सारी चीजें आगे प्लांट अपने किस तरह इस्तेमाल करता है डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। So what is ribulose biphosphate? A five carbon compound phosphorylated sugar which the first compound to combine with carbon dioxide during the light independent stage of photosynthesis. Rubisco is the enzyme that catalyzes the combination of RuBP with carbon dioxide. Glycerate 3-phosphate is a three carbon compound which is formed when RuBP combines with carbon dioxide. Or triose phosphate क्या है? The three carbon phosphorylated sugar which is the first carbohydrate to be formed during the light independent स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट जो आपको बनानी है। जीपी इज नॉट अ फुली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वो आगे बनती है। ओके, मूविंग ऑन। ये इजी सा है, आखिरी वाला पार्ट पढ़ा हुआ है पहले भी आईजीसीएसई में। Hmm. व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस? There's light. हम्म। There's the presence of light, and then the concentration of carbon dioxide, the supply of water, and then there's temperature. Yeah. ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई नई चीजें नहीं है, ठीक है, वी जस्ट गोइंग टू क्विकली कवर इट। और आपने तीनों किस्म के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं कि अगर आपने लाइट का इफेक्ट चेक करना है फोटोसिंथेसिस के ऊपर तो हम क्या करते हैं, हाँ बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को एक जितनी देंगे, दोनों को एक जितना पानी देंगे, एक जितना टेम्परेचर, एक जितनी ह्यूमिडिटी, सिर्फ लाइट को चेंज कर देंगे, एक को डार्क रूम में, एक को बाहर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आपने इफेक्ट चेक करना है तो हम बाकी सारी चीजें फिर कांस्टेंट रखेंगे, चेंज सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। इसी तरह करते करते यू हैव 4 to 5 एक्सपेरिमेंट्स, कोई सा भी एक लिखने को आ सकता है। और एक्सपेरिमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, वो एक ही है जो मैं एक दिन बता दूंगा। इट इज गोइंग टू बी योर पार्ट ऑफ द P5, पेपर नंबर 5 में लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को एक आ जाएगा, ठीक है। इट कैन बी एनीवन। और वो जो पूरे एक्सपेरिमेंट लिखने का एक फॉर्मेट है वो एक ही दफा बताऊंगा, इट्स वेरी इजी। डायग्राम है, एपरेटस, मैथडोलॉजी, कैलकुलेशन, रिजल्ट, एनालिसिस और प्रिकॉशन। दिस इज द सेम फॉर्मेट दैट यू विल बी यूजिंग इन ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिकल्स। जितने आपके A2 के 8 चैप्टर में हम जो जो चीजें पढ़ेंगे, उस हर चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा कि ये वाली चीज पेपर नंबर 5 के लिए आपने पढ़नी, बिकॉज यूर इन A2 नाउ, यू डोंट हैव टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल एनी मोर। अब आपने प्रैक्टिकल लिख के देना है। जो आपको पेपर नंबर 3 में आपका क्वेश्चन पेपर मिलता था एग्जामिनर का, अब आपने वो क्वेश्चन पेपर बनाना है A2 के अंदर। अब आपने किसी स्टूडेंट को बताना है कि हाउ डज ही हैव टू मेक अ टेबल, हाउ डज ही हैव टू मेक अ ग्राफ, सिर्फ ये नहीं बताना कि मेथड क्या था। P5 इज गोइंग टू बी अ लॉट डिफरेंट, हमने उसको टेबल तक बना के देना है, कॉलम में हेडिंग्स क्या होंगे, बस परफॉर्म नहीं करना हमने लैब में जाके। उसके अलावा आप समझ लो हर एक चीज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इन पेपर नंबर 5। और हर जी. चैप्टर के अंदर आई लेट यू नो कि ये चीज पेपर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो बेशक मार्क करते जाने, जैसे लिमिटिंग फैक्टर्स पेपर 5 का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। So if you think back to what you have learned about photosynthesis in chapter, there are several different factors that occur. जैसे कि the presence of photosynthetic pigments, ये something new है जो आप पढ़ोगे। Supply of carbon dioxide, supply of water, light energy, and suitable temperature. A shortage of any one of these factors reduces the rate of photosynthesis below its maximum possible rate. And in practice, the main external factors affecting the rate of photosynthesis are the light intensity, light wavelength, temperature, and carbon dioxide concentration. A shortage of water usually affects other processes in the plant before it affects the photosynthesis. अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ डज द लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब बाकी दो चीजें कांस्टेंट है, आपका टेम्परेचर और CO2। अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है तो आगे बढ़ता रहना चाहिए। कैन यू टेल मी व्हाई डज द ग्राफ बिकम अ स्ट्रेट लाइन? Because once again, doesn't that mean that all the variables are like constant? क्योंकि ऑब्वियसली लाइट इंटेंसिटी अकेले कितनी ही आप मैक्सिमम कर लो, देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट, आपके सेल सारे ऑक्यूपाई होंगे, सारे क्लोरोप्लास्ट बिजी होंगे, सारे आपके थिलाकोइड मेम्ब्रेन में कुछ ना कुछ हो रहे हैं, नाउ दे आर बिजी। अब आपके डिपेंड करता है कि आपके प्लांट में क्लोरोप्लास्ट या तो ज्यादा होता है
तो वो और लाइट इंटेंसिटी ले सकते हैं। एक हद होती है एक प्लांट की भी कि वो कितनी लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, प्लस आपके बाकी फैक्टर्स जो कांस्टेंट है। या तो अगर आप लाइट इंटेंसिटी और बढ़ा रहे हो तो फिर उसको पीछे से CO2 भी तो और दो। क्योंकि अगर आप CO2 और टेम्परेचर, एक दफा अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, आगे सब में एक ही एक्सप्लेनेशन आएगी, कुछ भी आ जाए। अगर आपका CO2 लेट्स से 50 दिया हुआ है, आपने टेम्परेचर 50 दिया हुआ है, और अब आप लाइट इंटेंसिटी चेक करने चले हो, 0 से बढ़ाओगे 40 तक, 40 से बढ़ाओगे 45 तक, 55 तक, 50 तक बढ़ा दो, ये आता रहेगा, सीधा जाएगा, आपका प्रूव हो जाएगा। लेकिन द थिंग इस बार 50 से ऊपर जाओगे, अब आप जा रहे हो 60 अबव। 60 अबव पे भी आपने कहा कि नहीं, ये तो मेरा रिलेशन रॉन्ग हो गया, लाइट एनर्जी बढ़ाने से आपका रेट तो बढ़ नहीं रहा है। यू आर रॉन्ग। वाई? लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीजिंग। लेकिन सिर्फ लाइट से तो नहीं होना होता फोटोसिंथेसिस। हमने कब कहा कि लाइट का कोई फर्क नहीं है फर्क, ज्यादा करोगे तो है। लेकिन व्हाट अबाउट दी अदर चीजें, बाकी चीजें भी तो हैं आपके पास। यू देन नीड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल, you need more temperature as well, then these are going to impact. But still it is a directly proportional relation to some extent, कि आपका rate of photosynthesis is directly proportional to the light intensity. This is what you expect. The greater the light intensity, the more energy supplied, the faster the light dependent stage to occur. और जितनी तेजी से आपकी light dependent stage होगी, उतनी तेजी से ही आपके पास ये ATP और NADPH प्रोड्यूस होगा। और जितनी तेजी से NADPH और ATP प्रोड्यूस होगा, उतनी तेजी से आपकी कैल्विन साइकिल भी होगी। दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफ. Over this part of the graph, light is said to be the limiting factor for photosynthesis. The limiting factor for any process is the factor that is in the shortest supply. अगर आप उस limiting factor की value बढ़ा दोगे तो rate will always increase. Hence, if you increase light intensity, rate of photosynthesis will increase. And limiting factor is the requirement for a process to take place that is in the shortest supply. An increase in this factor will allow the process to take place more rapidly. However, at light intensities, this relationship no longer holds and the rate of photosynthesis reaches a plateau. क्यों? क्योंकि आपके पास अब कोई और चीज है जो लिमिटिंग है। अब आपके पास लाइट इंटेंसिटी लिमिटिंग रही नहीं, वो तो आपने बढ़ा दी। अब कोई और चीज है जो कम पड़ रही है, क्योंकि अब आप जरूरत से ज्यादा चले गए, तो बाकी चीजें जिनकी जरूरत जितनी थी उनको भी अब और रह गया, वो पीछे रह गए बेचारे। पहले आपकी लाइट इंटेंसिटी बाकी दोनों फैक्टर से पीछे रह गई थी, आप इतना आगे ले गए कि वो बेचारे बाकी दो जो टेम्परेचर और CO2 थे वो पीछे रह गए। तो अब आप उनको भी बढ़ाओ, अब वो लिमिटिंग हो गए। सो फिगर 13.3 अब आपको यहाँ क्या शो करेगा? कहाँ है 13.3? 13.13 ये शो करेगी how the temperature affects the rate of photosynthesis for most metabolic reaction. 13.4 है ये बल्कि, ठीक है, ये वाली है। नहीं, ये वाली नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की यही वाली है, ठीक है। But it has no significant effect on the light dependent reaction. This is because these are the energy driven by energy from light and not the kinetic energy of the reacting molecules. However, one thing to remember that Calvin cycle is affected by temperature. क्यों? क्या लगता है कैल्विन साइकिल अब खास तौर पे स्पेसिफिकली ये क्यों इतनी डिस्टर्ब हो रही है टेम्परेचर चेंज की वजह से? थिंक। Because of the enzyme. रुबिस्को, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये एक है, इसको लाइट से तो कोई मसला नहीं था, टेम्परेचर में आके इसमें थोड़ा सा एक घपला हो रहा है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम एक था। एंड एंजाइम को क्या होता है व्हेन द टेम्परेचर गोज बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर? Wait, what? Could you repeat that? मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्रॉस हो जाता है जब हाई टेम्परेचर, सो व्हाट हैपेंस टू द एंजाइम? The enzyme denatures. ना, उनके एक्टिव साइट की जो शेप है दैट वोंट बी एनी मोर कॉम्प्लीमेंट्री टू वट एवर सबस्ट्रेट है। आपका जो रुबिस्को है, रुबिस्को RUBP, ठीक है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट ने आके बाइंड करना है ना टू द रुबिस्को एंजाइम। अब वो उसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी ही नहीं, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है। तो ये गोइंग टू एक्सप्लेन कि हाँ, RUBP वोंट हैव द सेम कॉम्प्लीमेंट्री शेप एज इट वाज सपोज टू हैव, बिकॉज नाउ ये एक एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन था। सो है यू कैन सी कि लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और ऑब्वियसली द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ ऑलवेज शोज यू द रेट। जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा, दैट इज हाउ योर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी मोर एज वेल. So there were two lines, one for with the high light intensity and the other with the low intensity. High light intensity पे rate of photosynthesis increase कर रहा था as the temperature is increased, and at low light intensity increasing the temperature has a limit effect on the rate of photosynthesis. कोई एक चीज बढ़ाओगे अगर आप इनमें से, लेट्स से यहाँ पे अगर आप रेड वाले को देखो, इसमें क्या क्या था? टेम्परेचर भी ज्यादा था, लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा थी, तो आपका प्रॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बन रहा है।
द सेम लाइन दैट यू एक्सपेक्टेड टू बी हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पे देखो, लाइट कम और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली एक फैक्टर जब लिमिटिंग हो जाएगा और दूसरा जरूरत से आगे निकल जाएगा, सो यू कैंट एक्सपेक्ट कि आप प्रूव करो कि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है या नहीं है। So what can be explained this graph? At low light intensities, the limiting factor governing the rate of photosynthesis is the light intensity. अब यहाँ पे इस वाले ग्राफ में light intensity is the limiting factor. And you can also see rate increasing the light intensity, which is why high light intensity line is above the low intensity line. At high light intensity, plant has more than enough light, so temperature वहाँ पे फिर limiting factor हो जाएगा. So हर केस में सेम है, कोई से भी दो आ जाए आपको, दिस इज द सेम एक्सप्लेनेशन, और ये बुक के अंदर बहुत अच्छी लिखी है, विच यू कैन सिंपली कॉपी, इस दफा याद करके नोट्स बना ले, पॉइंट्स लिख ले, इससे बेटर आंसर नहीं होगा। मार्क्स की में भी तकरीबन यही पॉइंट्स होते हैं। और लाइन स्लोप अपवर्ड करेगी, जितनी स्टीप होगी उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ फोटोसेंसिटिव वुड बी इंक्रीजिंग। बट एट लो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डज नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन इट, बिकॉज अब आपके पास इट इज द लाइट इंटेंसिटी एंड नॉट द टेम्परेचर दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो इट गोज वाइस वर्सा, एक एक करके, कभी वो ज्यादा वो कम, तो वो कम है वो ज्यादा क्यों है, कोई एक सवाल पूछ लेगा, या सिनेरियो वन एग्जामिनर पूछ सकता है, या सिनेरियो टू पूछ सकता है। तो हमेशा उनमें से एक ज्यादा चला जाएगा जरूरत से, एक लिमिटिंग रह जाएगा। वही अंग्रेजी आपने बार बार एक्सप्लेन करनी है। नाउ लेट्स थिंक अबाउट हाउ थ्री फैक्टर्स कंबाइन can interact and the way in which these factors affect the rate of photosynthesis is shown. So can you explain me, ये diagram was the same as the one in the IGCSE as well, क्या फर्क तीनों में नजर आता है according to the slope, gradient, everything? There isn't much of a difference हम्म। अब आपने because कंपैरिजन अगर आ जाए, bec- यू हैव टू टेक एनी टू लाइंस टू कंपेयर। अगर मैं कहूँ प्रूव मी, तीनों से प्रूव नहीं करना, प्रूव मी के टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफ इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर, तो कौन सी दो लाइंस आप मुझे कंपेयर करके बताओगे? इज इट रेड ब्लू ग्रे में से कोई दो लाइंस बताओ, अगर आपने टेम्परेचर का इफेक्ट मुझे एक्सप्लेन करना हो। Okay, so we can see that we can take the gray line as an example that if the temperature is too low, the rate of photosynthesis is not going to be as like it's going to be slow. Okay, हम्म। because there's no optimum temperature. React करने के लिए there's no heat being provided to the enzymes. Okay, so obviously that's why it's low. That's why the gray line doesn't have much of like a higher rate of photosynthesis. That's one we can take. That's one case scenario for कंपेयर किससे करूं? temperature. Compare करेंगे to the blue line because वाई? it has 25 degrees because 25 degrees is like it's a good temperature. No, sorry, no, the red line. My bad. The red रॉन्ग, line ब्लू ही because it यूज has a करेंगे, रेड नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे? uh, I don't know. Look at the concentrations of carbon dioxide and think again. It has a lesser concentration of carbon dioxide, the blue one. नो, जब आपसे टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाएगा, तो aren't you supposed to keep the Okay. other things constant? अगर यहाँ पे 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे भी 0.04 ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं फर्क किस में देखूंगा फिर? सिर्फ टेम्परेचर्स में। गॉट इट? Hmm. कीपिंग दी अदर Okay, फैक्टर्स okay. कांस्टेंट। अब मैं अगर कहूँ कि नाउ Yes. एक्सप्लेन मी इन टर्म्स ऑफ, मुझे प्रूव करो कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट कर रही है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कौन सी दो लाइंस लेंगे? Red and blue. गुड, क्यों? Because रेड और ग्रे क्यों? red, like the red has no, because gray is different because it doesn't have the same temperature as, थैंक यू, गुड, red and blue. बेस्ट है, क्योंकि अब वहां पे इन दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन फर्क है, तो हमने फर्क देखना है, बाकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, ये सारा पढ़ना। To interpret this graph, think about which factor is likely to be in the shortest supply at any point on the graph. Let's start with the lowest line where both temperature carbon dioxide are low. ये सारा खुद पढ़ लो भाई. It is the light intensity, but the line levels out at relative. This is because either temperature या carbon dioxide now limiting factor है, फिर एक एक को वो करेगा, ठीक है। Finally, look at the top line. अच्छा, ये मिडिल लाइन का अलग दी हुई है, नीचे वाली की अलग है, ठीक है। टॉप लाइन पे देखेंगे, नाउ द प्लांट हैज अ हायर टेम्परेचर, मच हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें दोनों चीजें बहुत ज्यादा थी। आसान अल्फाज में, इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा है,
इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ये तीन कॉम्बिनेशन थी, तीनों उसने एक्सप्लेन कर दिए। फिर जाहिर सी बात टॉप लाइन फोटोसिंथेसाइज फास्टर करेगी, एंड इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी हैज अ मच ग्रेटर इफेक्ट, एंड द लाइट rises much more steeply and over a much greater range of light intensities। ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रैक्टिकल इसको रीड नहीं करना, भी बाद में हम देखेंगे इन सबको। दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, रीड आउट द समरी वंस, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं टोटल? 5 क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू सॉल्व, और अभी हम इसमें से 4 और 5 अभी क्लास के अंदर करेंगे। चैप्टर क्लियर हो गया? Yeah.